हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बच्चों हमने जो पढ़ा था वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बच्चों उसमें था एफ नेट इक्वल टू 0, ए नेट इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशंस ट्रू होती हैं, स्पेसिफाई होती हैं, तो हम कह रहे थे कि बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी। देयर इज नो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द बॉडी, देयर इज नो चेंज स्टेट ऑफ बॉडी, ठीक है, जिसको हमने लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला था कि अगर बॉडी इन द कंडीशन ऑफ मोशन है तो अपने यूनिफॉर्म मोशन को सस्टेन करके रखेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। अगर बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो वो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है बच्चों, और इस पे हमने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। जो कि आज हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बच्चों अगर आपको क्लियरली बताएं तो जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है, इंपॉर्टेंट सबसे यही है। न्यूटन के थर्ड लॉ यानी कि तीनों लॉज में सबसे इंपॉर्टेंट ये है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन का जो थर्ड लॉ है न्यूटन सेकेंड लॉ पे ही बेस्ड है, तो हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है बच्चों, बच्चों न्यूटन सेकेंड लॉ की जो स्टेटमेंट है रफली बोले तो F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma। न्यूटन का सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू ma। ठीक है बच्चों, इसमें हम जो है पढ़ेंगे जिस तरह से एक पुली लगी हुई हो, उसके ऊपर एक स्ट्रिंग हो, नीचे एक मास लटका हुआ हो, एक और मास लटका हुआ हो, तो इसमें स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी ये मालूम करना है। ये कितनी एक्सीलरेशन के साथ डाउनवर्ड जाएगा या ये कितनी एक्सीलरेशन के साथ ऊपर जाएगा, इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। या तो हम करेंगे भाई कि अगर हमारे पास एक इंक्लाइनेशन पुली हो, उसके ऊपर अगर मास है तो वो किस एक्सीलरेशन के साथ डाउनवर्ड जाएगा, इस तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम अपने स्टेटमेंट की तरफ कि न्यूटन जो सेकंड लॉ है इसकी एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है। तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। मैं देखूं मेरी कैमरा में ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सही है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअली देखिए यहाँ पर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक, इज इक्वल टू फोर्स। ये जो डेल्टा पी है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मतलब देखिए यहाँ पे बच्चों अगर हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमने इसको फोर्स अप्लाई की और इसकी कोई इनिशियल स्पीड u थी, हमने जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, जब तक हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे इसकी कंटिन्यूअसली वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अगर जब तक हमने इसको वेलोसिटी यहाँ पर जब हमने इसकी फाइनल स्टेट चेक की तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी थी m बॉडी की वो v थी, मतलब t टाइम में, कितने टाइम में, t टाइम में जब तक हमने फोर्स अप्लाई की t टाइम में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, चेंज हो गई v तक। ठीक है, तो बच्चों जो मोमेंटम होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर अगर आप मोमेंटम चेक करना चाहें तो यहाँ पर जो इनिशियल मोमेंटम, शुरुआत वाला मोमेंटम होगा वो होगा m एंड u, और यहाँ पर जो फाइनल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, m मल्टीप्लाई बाय v। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर अप्लाई है तो जो चेंज इन मोमेंटम हमें वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, चेंज, बेटा जो डेल्टा यूज करते हैं फॉर द चेंज यूज करते हैं, चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है बच्चों, तो डेल्टा पी फाइनल की वैल्यू क्या है बेटा, एम वी माइनस इनिशियल एम यू। ठीक है बच्चों, ओके, तो यहाँ पर अब हम वैल्यू रखेंगे इसकी डेल्टा पी की, एम
v माइनस एम यू, ठीक बच्चों, अपॉन डेल्टा टी। और यहाँ पर देखिए चेंज इन टाइम, कितने टाइम में लगा बेटा, t में, ठीक है, इज इक्वल टू f। तो मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ से देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे मास कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे उसको काम निकाल रहे हैं, को कॉमन, यहाँ पे अंदर बचेगा m u अपॉन t इक्वल टू f, ठीक बच्चों। m यहाँ पे देखिए बच्चों हमने ये पढ़ा हुआ है कि फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय t बराबर होता है एक्सीलरेशन के। तो इस जगह पर, पूरी जगह पर हम a रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू ma, f इज इक्वल टू ma, और इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है बच्चों। f इज इक्वल टू ma, मैं यहाँ पे साइड में रख लेता हूँ, हो सकता है यहाँ पर शो नहीं हो रहा हो। f इज इक्वल टू ma, f इज इक्वल टू ma बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अच्छा, इसका यूनिट जो होता है वो यूनिट कैसे बनेगा, एक फोर्स से, तो देखिए मास का जो यूनिट होगा वो kg होगा, किलोग्राम, और एक्सीलरेशन का जो यूनिट हम पढ़ चुके हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, यानी इसको डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे, तो एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको जो पूरे इस टर्म को, जो ये पूरा डिराइव्ड यूनिट आया है, इसको न्यूटन ने कहा कि इसको ना न्यूटन का नाम दिया जाए, ठीक है बच्चों। तो फोर्स का जो यूनिट होगा वो क्या कहलाएगा, न्यूटन, ठीक। अब आपको ये बताने चाह रहे हैं कि ये न्यूटन का जो लॉ है, यानी कि जो F इज इक्वल टू ma, ये कहाँ पर वैलिड होगा और कहाँ पर वैलिड नहीं होगा। यहाँ पर बच्चों देखें, मास जो है वो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, कॉमन है, और ये मास कंजर्व हो रहा है, यानी कि जहाँ पर, यहाँ पे भी मास m था, यहाँ पर भी मास m रहा है, मतलब इस मास में कोई भी चेंजिंग नहीं आई है, तभी यहाँ से m कॉमन निकला है, ठीक है बच्चों। अगर मास कॉमन नहीं निकलता, मतलब मास में चेंजिंग आ रही है, वहां पर ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, वहां पर F इज इक्वल टू ma नहीं लगा सकते। सर कैसे, देखिए बच्चों, जैसे रॉकेट होता है, रॉकेट जैसे होता है, तो यहां से ना उसमें कंटिन्यूअसली गैस एग्जॉस्ट होती है, गैस एग्जॉस्ट होती है, तो गैस एग्जॉस्ट होने की वजह से इसका मास कंटिन्यूअसली जैसे जैसे ऊपर जाता है तो इसका मास कम होता जाता है, तो मास कंजर्व नहीं रहता है, यहाँ पर मास जो है चेंज होता रहता है, मास की चेंजिंग आती जाएगी, मास कुछ गैस एग्जॉस्ट में चला जाएगा, तो यहाँ पर मास कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम जो है फार्मूला F इज इक्वल टू ma नहीं लगा सकते, क्योंकि मास जो होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, जो इनिशियल में मास था वो फाइनल में मास नहीं रहेगा, कुछ मास जो है गैस एग्जॉस्ट में चला जाएगा, ठीक है बच्चों। जिस तरह अगर ये लॉ हम नहीं लगा सकते, जैसे कि कोई बॉडी को अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के साथ चलाएं, तो वहां पर भी ना मास चेंज हो जाता है, कुछ मास बढ़ जाता है, तो वहां पर भी ये लॉ नहीं लगा सकते। जहां पर मास कांस्टेंट रह जाए इनिशियल स्टेट में और फाइनल स्टेट में, वहां पर ये लॉ लगा सकते हैं F इज इक्वल टू ma, ठीक है बच्चों, नोट कर लिया। अब हम आगे जाते हैं इसके प्रॉब्लम्स के ऊपर। इसमें काफी सारे न्यूमेरिकल्स ही हैं कॉमन, जो कि हम उनको सॉल्व करेंगे। बच्चों अगर हमारे पास एक बॉडी पड़ी है, हमारे पास एक बॉडी पड़ी है, जैसे ये है m, ठीक है बच्चों, और हम ना इसको फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं F, तो इसकी एक्सीलरेशन होगी, इसकी एक्सीलरेशन होगी A, एक्सीलरेशन होगी, अगर हम फोर्स लगा रहे हैं m बॉडी पर F, तो इसकी एक्सीलरेशन होगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देख लें, इसकी FBD बनाए, इसमें सिर्फ एक ही फोर्स लगा रही है, और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन होगी यहाँ पर सरफेसेस पे, तो इस तरफ भी एक फोर्स होगी जो कि फ्रिक्शन होगी, ठीक है बच्चों। पर हम ये अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर साइड में लिख लें बॉक्स में कि अजम्पशन यहाँ पर कौन सी ले रहे हैं हम, कि all surfaces are smoothless, यहाँ तो फ्रिक्शनलेस बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस पे FBD बनाए, तो इस पे बॉडी के ऊपर कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, इस तरफ F, ठीक है बच्चों, इस पे। और इसकी एक्सीलरेशन वाली डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन वाली डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं,
तो इस पे बॉडी पे कौन सी फोर्स लग रही, एम ए। ठीक है बच्चों, ये तो एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था। आगे चलते हैं हम कि अगर हमारे पास इसी तरह का एक बॉडी है और यहाँ पर फोर्स लग रही है एम, यहाँ पर जो है मास है एम और यहाँ से फोर्स लग रही है F1 और यहाँ पे फोर्स लग रही है F2, यहाँ पे फोर्स लग रही है F1 और यहाँ से फोर्स लग रही है F2। बच्चों यहाँ पर कुछ कंडीशन दी हुई है कि F1 इज ग्रेटर देन द F2, इसको मिटा देते हैं। अच्छा तो बच्चों जिस तरफ नेट फोर्स होगी, एक बॉडी पर मल्टीपल फोर्सेस लग सकती हैं, पर एक बॉडी की किसी एक ही डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगी। जहां पर नेट फोर्स होगी उसी के टूवर्ड्स उसकी एक्सीलरेशन होगी। तो बच्चों देखते हैं नेट फोर्स कहां पर होगी, यानी F1 अगर ज्यादा है तो नेट फोर्स इस तरफ होगी। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन इसकी इस तरफ होगी बच्चों, क्योंकि फोर्स इस तरफ ज्यादा है, नेट फोर्स इस तरफ आएगी, तो इसको हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसकी FBD बनाते हैं, F1 इस तरफ और F2 इस तरफ, और एक्सीलरेशन किस तरफ होगी, इस तरफ, और इसी को हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो F1 जैसे कंडीशन दी हुई है F1 ग्रेटर है F2 से, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। कंडीशन देख लें यहाँ पर, देखिए बच्चों इस पे एक और भी फोर्स लग रही होगी जो कि नीचे की तरफ mg होगा और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन होगा। नीचे की तरफ mg होगा और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर अगर वो लिखना चाहें, इसी तरह प्रीवियस केसेस में भी इसी तरह से होगा, n इज इक्वल टू mg। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर देखें F1 इस तरफ, F1 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो F2 इज इक्वल टू ma नेट फोर्स। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगी। सही है बच्चों, चले आगे। ओके शाबाश, आगे की तरफ अच्छा सा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ये तो सिंपल से न्यूमेरिकल्स। हाँ बच्चों, एक हमारे पास बॉडी पड़ी हुई है यहाँ पर सरफेस पर। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर ना हमारे कुछ फोर्स लग रही है, जैसे यहाँ से फोर्स लग रही है, इस तरफ फोर्स लग रही है ऐसे, और कितनी एंगल पर लग रही है, 53 एंगल पर लग रही है। चलो मान लेते हैं 53 एंगल डिग्री पर लग रही है, और ये जो फोर्स है F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, और यहाँ पर फोर्स लग रही है 20 न्यूटन, F2 लग रही है 20 न्यूटन, और ये जो एंगल है, ये वाली एंगल बच्चों, ये वाली एंगल, चलो ये वाली एंगल मान लेते हैं, ये एंगल है 37 डिग्री पर। सही बच्चों, और इसका जो मास है वो है 5 kg। तो जो क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है वो क्वेश्चन है फाइंड द एक्सीलरेशन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन मालूम करें एंड एक्सीलरेशन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सीलरेशन बच्चों, एंड एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सीलरेशन मालूम करें। ठीक है बच्चों, इसकी FBD बना देंगे पहले। तो देखिए पहली जो फोर्स लगेगी वो नीचे की तरफ mg लगेगी, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। ठीक है बच्चों, इस फोर्स के हम कंपोनेंट्स निकाल लेंगे। देखिए बच्चों, इसको फोर्स ना ऐसे कोई ऐसे खींच रहा है, ऐसे इस तरह से ऐसे खींच रहा है, कोई ऐसे तिरछा खींच रहा है इसको, मतलब कुछ फोर्स, सम फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस जो होगी x के टुवर्ड्स होगी और कुछ ऊपर की तरफ होगी। अब ये बॉडी ऊपर और नीचे तो मोशन कर नहीं रही, ये बॉडी किस तरह मोशन कर रही है, ऐसे वर्टिकली कर रही है। जिस तरफ नेट फोर्स होगी, जाहिर सी बात है नेट फोर्स इस तरफ है 20 न्यूटन। ठीक है बच्चों, ऊपर से 10 न्यूटन का कुछ कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो बच्चों इसके रिजॉल्व कर लेते हैं, इसके कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। बच्चों इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर x की डायरेक्शन में, क्योंकि ये एडजेसेंट साइड है तो यहाँ पे लगेगा 20 cos 20। ठीक है बच्चों, सॉरी 37 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा हमारा 20, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं 20 sin 37 डिग्री। ठीक है बच्चों, अच्छा इस फोर्स इसको देख लें, यहाँ पर इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, आगे चल के इसको रिजॉल्व कर लें, इस वेक्टर को ऐसे रिजॉल्व कर लें, तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ये वाला कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट। ठीक है बच्चों,
क्योंकि एंगल यहाँ पर है, देखें एंगल यहाँ पर है, एंगल यहाँ पर है, तो ये वाला एडजेसेंट साइड कहलाएगी, तो ये वाली एडजेसेंट साइड कहलाएगी टेन, क्योंकि cos है तो टेन एडजेसेंट साइड पे cos, एंगल की एडजेसेंट साइड पे cos, टेन cos 53, और ये वाला जो वेक्टर जा रहा है तो ये हो जाएगा टेन sin 53 बच्चों, sin 53। अच्छा, तो अब इसको ना सिंपली हम एक FBD बना लेते हैं, यहाँ पर चलो नजर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। नीचे की तरफ mg, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है बच्चों। एक ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट 20 cos 37 डिग्री, एक ये वाला कंपोनेंट इस फोर्स का, ये वाला जो कंपोनेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो वो भी 10 sin 53, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो ऊपर की तरफ देखिए कौन सा है, 20 sin 37 और एक नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन हमने पहले ही बना लिया है, और ऊपर हम क्या बनाएंगे बकाया दूसरा जो इस फोर्स की वजह से लग रहा है बच्चों, इस फोर्स की वजह से, जो कंपोनेंट इस फोर्स की वजह से, तो ये वाला कंपोनेंट हम लिखेंगे। अच्छा, तो इसका मास 5 कीजिए, ठीक है बच्चों, लिख लेते हैं। तो ये वाला हो जाएगा 20 sin 37 बच्चों, 20 sin 37 बच्चों, ठीक है बच्चों। और नीचे की तरफ देखिए mg लग रहा है, और कौन सा लग रहा है 10 cos 37, 10 cos सॉरी 53, ओके सॉरी 10 cos 53 डिग्री पर, ठीक है बच्चों, 53 डिग्री पर ये वाला 53, क्योंकि एडजेसेंट साइड थी ना बच्चों, 10 cos 53, 10 cos 53 डिग्री पर, ठीक है बच्चों। अब हम इनको इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली डाउनवर्ड और ये वाली ऊपर, तो ये डाउनवर्ड और अपवर्ड तो मोशन कर नहीं रहा, यानी कि इस डायरेक्शन में तो इसका कोई मोशन नहीं, मोशन इस तरफ है, मोशन इस तरफ है, इसकी एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो यहाँ पर वो बैलेंस कर लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन प्लस 20 sin 37 डिग्री बराबर होंगी किसके, 10 cos 53 डिग्री प्लस mg, ठीक, mg ये इसके बराबर, और ये वाला किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, देख लें यहाँ पे, ये वाला बराबर हो जाएगा 10, इस तरफ सिर्फ यही नए फोर्स है, तो 10 sin 53 डिग्री प्लस 20 cos 37 डिग्री इक्वल टू 5g बच्चों, इक्वल टू 5g, मतलब m हो जाएगा, सॉरी 5g, सही है 5g, सॉरी ठीक है बच्चों, 5 सही बच्चों। तो यहाँ पर आप जस्ट वैल्यूज रखनी है, n इज इक्वल टू 20 बच्चों, sin 37 वाला जो ट्राइंगल है वो देख लें, अगर 37 यहाँ पर एंगल है तो यहाँ पर जो इसका रेशियो बनेगा वो बनेगा 3, ये 4 और ये 5, ये 5, ठीक है बच्चों। sin 37 वाला है, इनको याद कर लीजिएगा, और जो सॉरी ये जो 53 वाला जो ट्राइंगल है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 और यहाँ पे 5 बन जाएगा, ठीक है बच्चों। जो sin थीटा होती है वो बराबर होती है अपोजिट साइड अपॉन हेपाटिन्यूज, अपोजिट साइड कौन सी है देख लें, यहाँ पर 3 है और हेपाटिन्यूज क्या है 5 है, तो इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, थीटा की जगह पर 37 है, ठीक है ना, तो 3/5 बच्चों, 3/5 इक्वल टू 10 cos 53 देख लें, cos 53 cos जो होता है वो होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हेपाटिन्यूज, तो 3/5 हो गया बच्चों। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम 5/3 बच्चों, ठीक है बच्चों, सॉरी 3/5, ओके। और इस तरफ m कितना है, मास कितना है इस बॉडी का देख लें, मास है 5 kg, 5, और g की वैल्यू कितनी उठा दें बच्चों, 9.8 होती है, पर हम सॉल्यूशन को इजी करने के लिए हम अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उठा, ठीक है बच्चों। अब तो इजी हो गया, नॉर्मल रिएक्शन प्लस ये 5 और ये 4 हो जाएंगे, 4 4 3 12 हो जाएगा, और ये 2 2 6 हो जाएंगे, और ये 50 हो जाएगा,
ठीक है बच्चों। तो ये नॉर्मल रिएक्शन ये 12 और ये 56 है, तो 56 माइनस 12 कितना हो जाएगा 44 न्यूटन बच्चों, 44 न्यूटन। अच्छा तो यहाँ पे बताया एक्सीलरेशन मालूम करनी है, तो यहाँ पे सिंपली हम इसको हल कर लेते हैं 10, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हमें 54 न्यूटन मिला, ठीक है बच्चों, सॉरी 44 न्यूटन मिला। 10 sin 53 देख लें, sin 53 4/5 4/5 ओके, और 20 और cos 37 देख लें बेटा, cos 37 एडजेसेंट साइड अपन 4/5, तो ये भी देख लें बच्चों cos 37 है तो एडजेसेंट साइड अपन यूज, ठीक है 53 है तो ये वाला 4/5, ठीक साइन अपोजिट साइड अपन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और यहाँ पे एडजेसेंट साइड अपन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 और cos 37 देख लें 4/5 हो जाएगा, और 5 ये तो बच्चों मालूम करनी है हमें, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा यहाँ पर भी इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 कितने हो जाएंगे बच्चों, 4 और 4 कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाएंगे, 16 इज इक्वल टू 5 है बच्चों, ठीक है, ये हो जाएंगे 24 इज इक्वल टू 5a, ये जाके इसको डिवाइड कर लेगा 5 इज इक्वल टू a, ये एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लेक्चर को खत्म करेंगे, लेकिन इसके पहले आपको मैं होमवर्क देता जाऊंगा यहाँ पर कि आपने ये होमवर्क कर लेना है, सिमिलर टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा, जस्ट थोड़ी सी वैल्यूज को चेंज कर लेंगे हम, जैसे कि यहाँ पे आ गया ये मास है हमारे पास पड़ा हुआ और इसका मास है 5 kg, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो एंगल बनाएंगे ये वाली एंगल जो होगी वो 37 होगी, 37 डिग्री, ठीक है बच्चों, और ये जो F1 होगा वो 20 न्यूटन उठा लेते हैं, और यहाँ पर जो एंगल उठा लेंगे वो 53 उठा लेते हैं, और यहाँ पर जो F2 आएगा वो हम उठा लेते हैं 10 न्यूटन बच्चों। अब यहाँ पर आपको नॉर्मल रिएक्शन मालूम करना है एंड एक्सेलरेशन मालूम करना है, ठीक है बच्चों, ओके।